हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बजट 2024-25 के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जो बजट 2024-25 का दिया है, एनपीएस से संबंधित, ये केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ लगभग पिछले 2 महीने से लोगों की इस बजट पर उम्मीद थी। कुछ एनपीएस में सुधार होगा, सीधे सुनने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। चाहे ओपीएस की बात हो, एर्थ पे कमीशन की बात हो, 18 महीने के डीए-डीआर की बात हो, या एनपीएस में बदलाव की बात हो, जीपीएस की बात हो, चाहे रिटायरमेंट की बात हो, ऐसी कोई बात इस बजट में नज़र नहीं आई। इस बजट में जो बात की गई है वो सोमनाथ कमेटी की समीक्षा की जा रही है। केवल उसके बारे में बात की गई है कि समीक्षा की जा रही है जो प्रगति पर, और इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम इससे काफ़ी प्रसन्न हैं। अब इसका क्या मतलब निकल कर आता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। कौन कौन हम लोग इसमें भरोसा करेंगे कि कौन कौन इसमें हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात पर ध्यान देने की है, इस एनपीएस में 2024-25 के अंतर्गत एक एनपीएस बातसल आ गया। क्या आ गया है? एक एनपीएस बातसल आ गया है। ये एनपीएस बातसल, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एनपीएस है क्या। ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर इतना क्यों देखा जा रहा है लाइट में लेके। आप जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ये 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम आया था, यानी नेशनल पेंशन स्कीम आई थी। यानी केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम में जो डेट शीट थी, उस डेट शीट को समाप्त करने के लिए 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम को लाया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में इसमें 2 तरह के लोग को पैसे के शेयर को डिवाइड किया गया है। ये कहा गया है 10% अपने वेतन का हमें दे दीजिए एनपीएस अकाउंट में। जो एनपीएस अकाउंट है वो पीएफआरडीए के द्वारा संचालित होता है। पीएफआरडीए एक संस्था है जो एनपीएस को संचालित करती है। दोस्तों, पीएफआरडीए एक संस्था है जो हमारे पैसे का, जो हमारे कर्मचारियों का एनपीएस में जो पैसा कटेगा, जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, उसका संचालित वो कंपनी करती है। ये 10% पैसा आपका कट करके आता है और 10% सरकार अपनी तरफ से जोड़ती है, यानी प्लस करती है। बाद के कुछ वर्षों में नियोक्ता का 10% कटता रहा। सरकार ने 4% बढ़ाकर 14% कर दिया। कुल 24% धनराशि जुड़ती गई। शुरुआती दौर में लगा लोगों को कि अच्छा पैसा जमा होता जा रहा है, परंतु जैसे ही कर्मचारी 2004 से 2024 के बीच में रिटायर होने लगे और रिटायरमेंट का अनुपात 60:40 हो गया, यानी जितना आपका जमा पैसा है उसका 60% पैसा आपको दे दिया जाएगा और 40% पैसा बचा है वो एनपीएस के तहत एक छोटी सी रकम, न्यूनतम पेंशन, आपको मासिक जारी कर दी जाएगी। ये था एनपीएस। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीएस क्या था। अब इस एनपीएस को लेकर कर्मचारियों, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम सोमनाथन कमेटी था। दोस्तों, सोमनाथन कमेटी अभी तक कोई रिपोर्ट पूरी तरह सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई, यानी सोमनाथ कमेटी की अभी तक कोई भी रिपोर्ट पूरी तरीके से सार्वजनिक होकर प्रकाशित नहीं हुई है। इस बजट
24-25 में सोमनाथन कमेटी पर वित्त मंत्री ने संतुष्टि प्रकट की है और कहा कि यहाँ पर एक संरचनात्मक पहलू पर बातचीत हो रही है। हो सकता कुछ सकारात्मक आए एनपीएस के अंदर, परंतु अब निश्चित हो गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम आने वाली नहीं है। अभी सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसी मंशा नहीं है। देखिए, हम आपको एनपीएस बात्सल को बताने जा रहे हैं। एनपीएस बात्सल किसको लेकर है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेकर है एनपीएस बात्सल, नेशनल पेंशन स्कीम बात्सल। क्या होता है ये एनपीएस बात्सल? यहाँ पर जो एक शब्द कहता है, जो कोई बात्सल योजना के अंतर्गत नाबालिग है तो उसके माता पिता या उसके अभिभावक एनपीएस में अपने बात्सल बेटा हो या बेटी हो उनको जोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि नाबालिग की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की जाएगी, यानी नाबालिग किसको माना जाएगा, बालिग किसको माना जाएगा? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो भारतीय अनुबंध के तहत यानी इंडियन एग्रीमेंट एक्ट के तहत जो निर्धारित की गई उम्र 18 वर्ष है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके माता पिता या अभिभावक, अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, तो अपने संतान के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। यानी उसमें भी एक कैटेगरी बनेगी। उसी कैटेगरी बनेगी, कितना पैसा दिया जाएगा? 10% तो उनके वेतन से 10% तो उनके वेतन से करते ही रहेंगे। अगर आप अपने बच्चे के नाम अतिरिक्त कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं। जैसे ही आपका बेटा या बेटी बालिग हो जाएगी, पैसा सामान्य एनपीएस के अकाउंट में चला जाएगा। अब आगे देखिए, नियोक्ता के लिए एनपीएस अंशदान सीमा कर्मचारी के मूल वेतन से 14% बढ़ाई गई है। पहले कितना था? पहले 10% था। तो 10% कहाँ से आता था? तो बेसिक पे प्लस डीए जो बनता था उस पर 10% कटता था। अब 14% और 14% सरकार जोड़ती थी। कुल 24% एनपीएस अकाउंट में प्रतिमाह जमा हो जाता था और इस पर ब्याज भी मिलता है। बजट 2024-25 में कहा गया है कि मूल वेतन का यानी बेसिक पे प्लस डीए जो बनता है उसका 14% नियोक्ता का भी कटेगा और 14% सरकार जमा करेगी। कुल 28% एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। आपके अकाउंट में जाने वाला वेतन कम हो जाएगा क्योंकि आपका 4% और कटने लगेगा। 4% और कटेगा तो सैलरी कम हो जाएगी। इसके अलावा कहा गया कि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए एनपीएस अंशदान सीमा को कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो ये एनपीएस में रिफॉर्म की जो बात की है उसमें एक पॉइंट को समझिए। दोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय कर्मचारी पक्ष है, यानी केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई थी और जो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने रचनात्मक बातों पर जोर दिया। कौन सी रचनात्मक बातें हैं यहाँ पर? गृह मंत्री ने कहा, हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए सांघिक मुद्दों को संबोधित करने वाला समाधान विकसित किया जाएगा। यहाँ पर राजकोषीय घाटे की बात कही जा रही है। ओपीएस देने से राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। अगर कर्मचारियों को ओपीएस
दे दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी जाएगी, तो राज्य कोषीय घाटा बढ़ जाएगा। भारत सरकार का भी मानना है कि हमारे कर्मचारी ही नहीं और दूसरे लोग भी भारत के आम नागरिक हैं, को भी हम पेंशन देते हैं। देखने की बात यह है कि यदि यहाँ पर बिना कुछ छिपाए कहा जाए तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स से देखने को नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक बातों को स्वीकृति दी है, संदर्भ में कि आम नागरिक की सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाए, जिससे राजकीय घाटा अधिक नहीं पहुंच पाए, तो इसमें कुछ तो सुधार होगा एनपीएस में। परंतु यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने आंध्र प्रदेश मॉडल की जानकारी दी थी। हो सकता कि आपका जमा पैसा रख लिया जाए और एक पेंशन बना दी जाए और उस पर डीए और मेडिकल दिया जाए, परंतु आपका जो एनपीएस में जमा पैसा अपने पास ही रखेगी, हो सकता रिटायरमेंट के समय भी रखे रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों, ये जानकारी एनपीएस में बातसल के संबंध में थी। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।